नमस्कार, जय श्री राम। मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से। और आज एक मुलाकात एहसासों के साथ में हमारे साथ अर्चना जी जुड़ी हुई हैं। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पे। जी, आभार। तो अब हम जो है अर्चना जी के बारे में ही उनसे ही जानेंगे। अर्चना जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। दिव्यांजलि जी, मैं एक इंसान हूँ, इंसान की तरह सोचती हूँ। और हम्म। वैसे मुझे इस संसार में अर्चना जायसवाल के नाम से जाना जाता है, और साहित्य जगत में अर्चना जायसवाल सरताज के नाम से मैं जानी जा रही हूँ आजकल। मैं इलाहाबाद प्रयागराज की मैं पैदाइश है, और यहीं पे मेरा कर्मस्थली भी रही हूँ। अभी मैं बनारस शिफ्ट हो गई हूँ। अ, अपने कर्म जो मेरा चल है, मैं शिक्षिका हूँ कर्म के रूप में। मेरे माता जी पिताजी श्री बिहारी लाल जायसवाल वो अभी इस दुनिया में नहीं है। माता जी ध्रुव देवी जायसवाल वो भी दुनिया में नहीं है। मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। अ, मेरे माता जी और पिताजी का प्रभाव मेरे जीवन में बहुत ज्यादा रहा है, और मैंने अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव के दौरान से उनके उदाहरण जो उन्होंने अपनी जिंदगी में किया, उससे बहुत प्रेरणा मिली है। सही कहा आपने। जो माता पिता का जो संस्कार होते हैं और जो उनके काम होते हैं, बच्चों का उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं का साथ था। उन्होंने ही मुझे बहुत प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। और साथ में मेरे पति सरताज जी का बहुत सहयोग रहता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि आपके पति आपको इतना सपोर्ट करते हैं। उसी वजह से आज जो है आप हमारे सामने बैठी हैं और एक जो है सशक्त जी, महिला के रूप में उभर के आई हैं, है ना? अच्छा, अब जो है मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आप साहित्य के क्षेत्र में कैसे आई? मतलब आपको लिखने की प्रेरणा किससे मिली? बहुत बढ़िया प्रश्न। साहित्य की जगत में वैसे तो मैं बचपन से ही कभी कभी से तुक्के बंदियां कर लेती थी। और खास तौर से जब मैं दिल्ली में थी 1992 से 95 के बीच में, मैं दिल्ली में थी और मैं बीएड एमएड कर रही थी उस समय मैं श्री अरविंद आश्रम में के स्कूल में पढ़ाती भी थी, वॉलेंटियर सेवा करती थी। तो उस समय मेरे सानिध्य में एक श्री रविशंकर भैया आए, और मैं उन्हीं के साथ अध्यापिका के तौर पे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। वो कविताएं किया करते थे, और जो भी टॉपिक पढ़ाना हो तो उसको कविताओं और कहानियों के माध्यम से छोटे छोटे मंडल में बच्चों को मतलब सिखाया करते थे। तो मैं उनके साथ रही, तो उनके साथ रहते रहते मैंने भी एक उन्होंने मुझे भी बोला कि आप ये काम करो, आप भी कोशिश करो। तो मैंने भी जो जो भी शीर्षक होता था, जो भी टॉपिक पढ़ाना होता था, उसको कविताओं और कहानियों के माध्यम से, या फिर कोई नया गेम खेल एक्सप्लोर करके मैं उसमें कुछ कुछ करने देने लगी उनके सानिध्य में। फिर जब मैं बीएड कर रही थी तो उसमें उस समय एक प्रोजेक्ट करना था। तो मैंने उनसे प्रेरित होके एक जो प्रोजेक्ट लिया, वो यही था कि कहानी और कविताओं के माध्यम से जो है हम शिक्षा देंगे। जो भी हमें जो देश प्राप्ति करनी है, या जो भी चीज हमें सिखाना है, उसका जो यही होगा ताकि हम कहानी और कविताओं के माध्यम से। जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो मैंने सोचना शुरू किया, तो मैंने बहुत ढेर सारी छोटी छोटी कहानियां, कविताएं, वर्षा, पर्यावरण के ऊपर, कपड़े के ऊपर, छोटे छोटे बच्चों के टॉपिक पर बहुत सी कहानियां लिखी, और बहुत सी कविताएं भी लिखी उससे रिलेटेड। तो यहाँ से शुरुआत हुआ दिव्यांजलि जी। उसके बाद फिर ये बीच बीच में तो बंदियां चलती रहती थी। इस केंद्रीय विद्यालय में आ गई, और खास तौर से फिर जब ये कोरोना का समय चला था तो नेचुरली सब हम लोग घर में बंद हो गए। तो इस उस समय सही इस बात। ये फिर से उभर के आया अंदर। और फिर कुछ साहित्य जगत के लोगों से मिली, मैं इम्तियाज गाजी जी से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि हम प्रयागराज की 7 कवित्रियां का एक जो ये है बुक पब्लिश करना चाहते हैं। आप अपनी कविताएं दीजिए, अगर वो उसके लायक होगी तो मैं उस बुक में आपको रखूंगा। तो मैंने अपनी कविताएं कुछ जो लिखा करती थी कभी कभी उस बुक के लिए दिया। और ईश्वर का लाख लाख शुक्र था कि वो कविताएं का चुनाव उसमें हुआ, और मेरी जो पहली पुस्तक जो छपी थी साझा संकलन के रूप में, प्रयागराज की 7 कवित्रियां। उसके बाद फिर सफर चल पड़ा, लिखती रही। पत्र पत्रिकाओं में भी हमारी कविताएं छपना शुरू हो गई। और फिर बहुत सी साझा संकलन भी निकली, जैसे ये कविता के प्रमुख हस्ताक्षर, महासंगम साहित्य संगम संस्थान के महा के काव्य मेध, 21वीं सदी के इलाहाबादी के रूप में भी पीछे कुछ मैंने उनके साथ काम किया। तो उन्होंने लिखा आधुनिक भारत के गजलकार में मेरी कविताएं छपी, 10-15 कविताएं। और गुफ्तगू प्रकाशन के अक्सर जो कविताएं होती हैं
जो परिशिष्ट निकलता है, उस परिशिष्ट में मेरी कहानियां कविता छपती हैं। और मैं दिखाना चाहूंगी कि हाँ, हाँ। गुफ्तगू साहित्य ने मुझे ये मैंने एक परिशिष्ट भी निकाला है मेरे ऊपर, भाव अर्चना। इसमें मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो मैंने ये पुस्तक अपने मम्मी पापा को, अपने माता पिता को समर्पित किया है। और ये पुस्तक जो उनको समर्पित है, उन्हीं के ऊपर कविताएं हैं। मैं तो यही कहूँगी हमारे साथ जो लोग भी जुड़े हैं, आप लोग जो है अर्चना जी की ये बुक ज़रूर खरीदिएगा, पढ़िएगा और अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दीजिएगा ना, कि आपकी बातें जो हैं वो तो बस अपने मन तक ही रह जाएँगी, आपने बताया, या किसी को वहीं तक रह जाएगी, पर जब वो बुक में आएगी तो वो लाखों लोगों तक पहुँच जाएगी। अच्छा अर्चना जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि लेखन के अलावा आपकी और क्या-क्या रुचि है, जो लेखन से अलग है? लेखन के अलावा तो देखिए, एक तो पढ़ना पढ़ाना है जो वो मेरा पेशा भी है भाई, मैं एक शिक्षिका हूँ। उसके अलावा जैसे मैं कभी कभी बैठे गुनगुना लेती हूँ, गाना गाने लग जाती हूँ, सुनना पसंद करती हूँ। और खास तौर से मुझे एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। मैं अकेले ही कहीं चली जाती हूँ, तो उसको वहां देखना, उसको समझना, घूमना। और खास तौर से शांत वातावरण में अगर मुझे कहीं जाने को मिल जाए, तो मुझे फिर वहां किसी का साथ भी नहीं अच्छा लगता। मुझे लगता है बस बिल्कुल शांत होके बैठ जाओ, और नेचर को ऑब्जर्व करो, चिड़ियों के चहचहाट सुनो, झरने के कलकल सुनो, और उसी में मैं खो जाती हूँ। ये मेरा मतलब अंदरूनी ये मेरी हॉबी है जो मुझे पसंद करती हूँ। और मैं हमेशा ऐसे क्षण का इंतजार करती हूँ कब मुझे मिले और मैं उसमें खो जाऊं। सही बात है, जैसे कि आप राइटर हैं ना, जो कहते हैं कि साहित्यकार के अंदर कुछ खूबियाँ होती हैं, वही वाली खूबी है, और एक साहित्यकार को चाहिए भी कि कहीं शांति मिले, बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कहीं बिल्कुल अकेले ही दुनिया में नेचर, प्रकृति को ऑब्जर्व करूं, समझूं उसको, देखूं उसको, उसको जानूं। ये मेरी हॉबी है। काफ़ी लोग होते हैं जो यही सब करने के लिए हिमालय चले जाते हैं, कहीं वन में चले जाते हैं ना। हम हमेशा से ये पढ़ते आए हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो संन्यास ले लेते हैं या फिर गृहस्थी छोड़ के वन में अपने आप को खोजने या इसी सब चीज़ों को खोजने जाते हैं। तो आपके अंदर भी वो वाले गुण अभी से मतलब प्रकट होने लगे हैं, कि मुझे लगता है आप भी अपने आप को जानना या कुछ स्पेशल जानना चाह रही हैं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। मैं अपने आप को खोज रही हूँ। वही। क्योंकि मेरी जब मैंने बताया, मैं श्री अरविंद आश्रम में जब पढ़ाई करने के लिए थी गई और वहां पे रही, तो वो आश्रम नाम है, लेकिन वो आश्रम नहीं, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था पूरा। वहां पे से हर तरह की शिक्षाएं दी जाती, श्री अरविंद और श्री मार्क्स से संबंधित। तो जब मैं वहां गई और वहां के लोगों से मिली, उनके सानिध्य में आई, तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मेरे सोचने का तरीका बदल गया, मेरा काम करने का तरीका बदल गया। आज जो भी कुछ है वो सब उनको ऑफर कर देती हूँ। और मेरे जिंदगी में अब जैसे कर्म ही जो है वो ही पहली पूजा है। और साथ में मैं आजकल की राजनीति और सामाजिक वातावरण में भी अपने आप को थोड़ा सा कभी कभी लगता है फिट नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे मुझे वहां जो शिक्षा मिली है वो किसी कास्ट, जाति, धर्म, क्रीड से वो नहीं है। वहां पे एक इंसान के तौर पे ही सबको एक दूसरे से मिलना होता है, काम करना होता है। आपने सुना होगा आरोविल के बारे में, जो हम्म। पौंडीचेरी में है। मैं वैसी सोच के बारे में कि ये पूरा, और हमारा जो वेद है, हमारा जो धर्म है, वास्तव आजकल तो भटका रहे हैं लोग। और मुझे ये कहना चाहिए कि मैं लोगों को भटकाना नहीं चाहिए, बल्कि जो हमारा जो वेद कहता है, वसुदेव कुटुंबकम की बातें करता है, वो चीज है। तो सही बात, सही कहा आपने। आजकल लोगों में इंसानियत जो मर गई है उसको जगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जहाँ से जुड़ी हैं, अगर वो आपको ये सिखाते हैं कि आप इंसान हैं और कर्म ज़रूरी है, तो ये सही बताते हैं। देखिए मेरे हिसाब से, और लोग भी कहते हैं कि जो इंसान कर्म नहीं करता वो मृत के समान है ना? मरा हुआ इंसान क्या करता है? वो भी काम नहीं करता। तो इसी तरह जो इंसान जीवित होके भी कर्म नहीं करता वो मृत के समान ही कहलाता है। अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आप जो है किस विषय पर ज़्यादा लिखना पसंद करती हैं? विषय के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। मुझे जब भी कभी कुछ अच्छा लग जाता है, मैं लिख लेती हूँ। जैसे मैंने महिला सशक्तिकरण, बेटियों पे भी लिखा, तो समाज के ऊपर भी लिखा, तो कपड़े के ऊपर भी लिखा। मतलब कुछ कोई ऐसा नहीं है विशेष कि मैं इस पे लिखती हूँ। हाँ, लेकिन हाँ, मेरी जो कविताएं हैं या गजल है, जो भी है, वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से फिर टच हो जाती है, क्योंकि शायद वही मैंने कहा कि मेरी जिंदगी में श्री अरविंद और श्री माँ का बहुत बड़ा प्रभाव है।
तभी इसीलिए मुझे लगता है, इसीलिए आप जो है अकेलापन और वही है प्रकृति के करीब जाना चाहती हैं, पसंद करती हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, मेरा मानना है एक साहित्यकार को हर विषय में निपुण होना चाहिए। कोई भी विषय उसे दे दिया जाए वो लिखना शुरू कर दे। और जो वैसे अगर लिखते हैं कि हम किसी एक विशेष टॉपिक पे लिखते हैं तो उतना मजा नहीं आता। वो होता है ना, एक ही चीज ही बोरियत होने लगती है, नीरसता आ जाती है। और जब विषय में परिवर्तन रहता है तो लिखने में भी काफी अच्छा रहता है, उत्सुकता बनी रहती है। सुनिएगा, जी सर। बिखेरती रौनक, बिखेरती रौनक, खुशी बहार लाती है बेटियां, बिखेरती रौनक, खुशी बहार लाती है बेटियां, मकान को घर खूबसूरत बनाती है बेटियां, मकान को घर खूबसूरत बनाती है बेटियां, कभी बयां जल्दी गमों को ही खुद करती ये नहीं, कभी बयां गमों को खुद करती ये नहीं, न जाने कितना दर्द यूं छिपाती है बेटियां, घनी अंधेरी रात से डरा करती वो नहीं, घनी अंधेरी रात से डरा वो करती नहीं, मुसीबतों से भी ना डगमगाती है बेटियां। और बेटियों के लिए, उनको भाई मारो नहीं, वो ख्वाब दो ताकि वो भी उड़े, रंगीन ख्वाबों को सही सफर पे ले तो चलो, रंगीन ख्वाबों को सही सफर पे ले तो चलो, यही जमी पे खूब टिमटिमाती है बेटियां। आगे सुनिएगा, आजकल बेटियों को मार देते हैं, उस पे दो पंक्तियां, परी हमारी मारना नहीं इनको कोख में, परी हमारी मारना नहीं इनको कोख में, चिराग बनकर रोशनी दिखाती है बेटियां, चिराग बनकर रोशनी दिखाती है बेटियां। और आगे कहना चाहूंगी दिव्यांजलि जी, सभी पुरानी बातें अब कर दो तुम दफन, जो भी बदकियान उसी सोच थी कि बेटियां को नहीं पढ़ाना, नहीं जगाना, नहीं पैदा करना, उसके लिए मैं कहना चाहूंगी दर्शकों को कि सभी पुरानी बातें अब कर दो तुम दफन, जरूरतों पर फर्ज खुद निभाती है बेटियां, बिखेरती रौनक खुशी बहार लाती है बेटियां, मकान को घर खूबसूरत बनाती है बेटियां। बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छी कविता थी आपकी बेटियों के ऊपर। वही मैं कहना चाहूंगी ना कि जैसे हम सबको मिलके इस जहां को खूबसूरत बनाना है और सबको काम करने हैं, और साहित्यकार ही आगे बढ़ सकता है, पत्रकार ही ये दुनिया में बदलाव ला सकता है, लेकिन मौजूदा समय में अफसोस होता है कि जो हम लोग का कर्तव्य है वो हम कर नहीं पा रहे हैं, या हम करना नहीं चाहते। तो हम सभी साहित्यकारों को कहना चाहेंगे कि खूबसूरत जहां बनाना है, खूबसूरत जहां बनाना है, लम्हे वापस न गवाना है, जिंदगी के हंसी दिनों को अब बांट कर सारे गम भुलाना है। और यहाँ पे आके बैठे दिव्यांजलि जी के साथ, और क्या करें, आ गुजारे यहाँ सुखों के पल, साथ बैठे हुए जमाना है,
सही कहा आपने। जो ये बात कही ना कि पत्रकार और लेखकों, साहित्यकारों का ही जो कर्तव्य है आज के समाज में परिवर्तन लाना, ये तो बिल्कुल सही है। देखिए, हम जो पढ़ते हैं फिर वो हमारी सोच वही हो जाती है और फिर हम वैसे ही आचरण भी करने लगते हैं। तो आपकी जो साहित्यकारों को ये सीख है ना, ये बहुत अच्छी है। मैं भी समय समय पर इस तरह के लेख लिख के लोगों को सीख देती रहती हूँ कि देखो, साहित्यकार जो है उसका सबसे मेन काम यही है, वो जो लिख रहा है वही उसे करना भी चाहिए। अच्छा, अब मैं जानना चाह रही थी आपसे कि आपको अब तक कितनी साहित्यिक उपलब्धियां मिल चुकी हैं? काफी मिल मिल चुकी है। ऑनलाइन तो जो सम्मान पत्र मिलते हैं वो तो गिने ही नहीं मैंने, और वो कितने मिल हम्म। चुके हैं। ऑफलाइन में भी मुझे जैसे साहित्य संगम संस्थान से दीप संगम श्री मतलब मुझे अवार्ड से दिया जा चुका है। गुप्तगू संस्था से मुझे महादेवी वर्मा सम्मान, अपराजिता सम्मान मिल चुका है। और 21वीं सदी के इलाहाबादी में भी मुझे उन्होंने, ठीक है, वो तो एक सम्मान दिया है, काफी बड़ी सी शील्ड दिया है उन्होंने गुफ्तगू संस्थान में। इस तरह करके मुझे काफी सम्मान मिला है, कई जगह पे मिला है, जो कि मैं ऑफलाइन देखिए। ऑनलाइन होने की वजह से मैं उसको मतलब सजो नहीं पाई हूँ। हाँ, लेकिन वो हम्म। है। बहुत अच्छी बात है ये तो। मैं तो चाहूंगी कि आपको आगे भी ऐसे ही सम्मान मिलते रहे। दिव्यांजलि जी, मैं ना हम्म। सम्मान के लिए नहीं लिखती हूँ, इसलिए मैं सम्मान कितने मिले हैं वो देखती ही नहीं हूँ। मैं जब भी, और ऐसा भी नहीं कि मैं रोज लिखूं, क्योंकि मेरी व्यस्तता बहुत ज्यादा है। मेरे लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, मेरे पास जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। लेकिन जब भी लिखती हूँ तो कुछ लिखती हूँ, फिर कुछ लगता है, फिर कुछ दिया मैंने, है ना। तो मैं इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगी मुझे कितने सम्मान पत्र मिले। हाँ, लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन मुझे बहुत ढेर सारे सम्मान पत्र और सम्मान से नवाजा जा चुका है। जैसे मैंने दिखा रही हूँ, समय है संगम श्री का एक संस्था का है, ये गुप्तगू संस्था ने मुझे दिया है महादेवी वर्मा सम्मान। और गुप्तगू संस्था ने ही मुझे सीमा अपराजिता सम्मान से भी दिया। वो शील्ड है, वो यहाँ पर है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पे काव्य पाठ किया था, तो वहां पर ये सम्मान। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन परिचर्चा में मैंने खूब भाग लिया था, और उसमें प्रशस्ति पत्र दिया गया था। वो 21वीं सदी के इलाहाबादी सम्मान दिया गया था, तो उसमें एक सम्मान मेरा भी था। शिष्ट पूरी छपी हुई है। त्रैमासिक पत्रिका निकलती है गुप्तगू साहित्य हम्म। संस्थान की ओर से। तो वो अच्छा। क्या करते हैं, तो उसमें वो हमेशा अपने गजलें कविताएं छपती रहती है। तो इस बार के जो पब्लिसिस्ट है, इसमें मेरे ऊपर उन्होंने निकाला था ये पुस्तक गुफ्तगू। त्रैमासिक पत्रिका है, बहुत फेमस पत्रिका है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की पत्रिका है ये। हाँ। इन्होंने इसमें मेरी कविताओं को इन्होंने लिया, उसको पब्लिश किया, प्लस साथ में जो इसका वो भी करवाया, समीक्षा भी करवाई। लोगों ने इसको पढ़ा, इसके बारे में लिखा, हमारे बारे में। जैसे यहाँ पे 2-3 लोगों ने, जैसे इन्होंने ये मेरा परिचय दिया पहले, है ना, उसके बाद कुछ जो लोगों ने पढ़ा, उसकी समीक्षा जो आई, उसको पब्लिश किया। जैसे यहाँ पे ये सी पी सुमन यूसुफपदी जी ने लिखा है, बहुत तेरी विधाओं की कवित्री अर्चना जायसवाल। अच्छा, बहुत अच्छा है ये तो, बहुत और अच्छी बात है। फिर यहाँ पे अनिल मानव जी ने लिखा है, मेरी कविताओं में विभिन्न रंग और खुशबू के पुष्प। एक साहित्यकार को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का कार्य जो है वो बहुत अच्छा है ना? जी। लोग पढ़ते भी हैं और आपको जानते भी हैं, ये बहुत अच्छा कार्य और कर रहे हैं। मैं कह रही थी कि आपकी जो ये आपको प्रमाण पत्र मिले हैं, सम्मान पत्र और उपलब्धियां मिली हैं, ये देख के और आपकी जो रचनाएं पब्लिश हुई हैं देख के काफी खुशी मिली। और हम तो, हमारी यही जो है शुभकामनाएं है कि आपको आगे भी ऐसे ही मिलते रहे सम्मान पत्र, प्रमाण पत्र, और आप जो है साहित्य के क्षेत्र में भी एक अच्छा परिवर्तन लाएं, हिंदी साहित्य को भी बढ़ावा दें और साथ ही साथ हमारे समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाएं। अर्चना जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपके अनुसार समाज के लिए साहित्यकार के क्या कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं? के अनुसार तो साहित्यकारों का जो जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, बहुत बड़ी है, बहुत जटिल है। क्योंकि साहित्यकार साहित्यकार किसी का होता नहीं है। साहित्यकार वही लिखता है जो सच में ओरिजिनल साहित्यकार होते हैं। वो किसी की चापलूसी नहीं करते। उनको जो समझ में आता है, जो अपनी विचारधारा होती है, जो उनके भावनाएं होते हैं, वो अपनी कलमों से, अपनी लेखनी से व्यक्त कर देते हैं। और अच्छा। साहित्यकार क्या बहुत बड़ी जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि वो समाज को सही दिशा दे। वर्तमान समय, और ये समाज का एक प्रमुख स्तंभ भी है। साहित्यकारों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साहित्यकार सच में जो देता है वो सच्चाई लिखता है ना, वो सच्चाई लिखता है, वो परिवर्तन बिल्कुल। चाहता है। वो जो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। कभी मैंने पढ़ा था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, बिल्कुल सही था। लेकिन दर्पण अगर है तो दर्पण क्या करता है?
आप जो हो वही दिखना चाहिए। तो डर और दबाव से साहित्यकार नहीं लिखता है, बिल्कुल। साहित्यकार वही लिखता है जो होना चाहिए। वो बेबाक अपनी बातें कहता है। हमारा कर्तव्य भी यही है, हमारी जिम्मेदारी भी यही है कि हम समाज को सही दिशा दें, सकारात्मक दिशा दें, और समाज का उत्थान करें। सिर्फ लिखे ही नहीं, हमारे सोच में भी वही हो तो हमारे कर्मों में भी वही हो। जैसे कहते हैं ना कि आप जो दूसरों को बताना चाहते हो या करवाना चाहते हो, आपको पहले खुद पे लागू करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा। तो जी। और आजकल जो आप कह रही है ना कि वो बहुत ज़रूरी है, उसे दबाव में नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा नोटिस किया है, आजकल के जो साहित्यकार हैं वो प्रमाण पत्र के लिए लिखते हैं, या फिर वो कहीं फेमस हो जाए बस इसीलिए लिखते हैं, और जी। उनका कोई दूसरा ऐसा उद्देश्य नहीं है, और या तो पैसे कमाने के लिए। आजकल बिजनेस भी हो गया है। बिल्कुल, यही बात मैंने आपसे कही थी कि सम्मान पत्र मैं सम्मान के लिए नहीं लिखती। जब आपने मुझसे पूछा था कितने सम्मान पत्र, मैं सम्मान के लिए नहीं लिखती हूँ, और मैं जो लिखती हूँ अपना ही लिखती हूँ। मुझे सम्मान पत्र मिले या ना मिले, मुझे उसकी वो नहीं होती ना। मुझे चाहत है कि ईश्वर ने कि मुझे पैसे मिले, कि ठीक है, अगर किसी ने आप मुझे सच्चे तरह से जैसे भाव से बुलाया तो वहां पर पहुंचती हूँ, नहीं तो जरूरी भी नहीं कि मैं पहुंचूं। जैसे जी। साहित्य को ना बिजनेस नहीं बनाना चाहिए, एक तो ये बात है। और दूसरी बात है, जो सच्चा साहित्यकार होता है वो अगर कुछ गलत हो रहा होता है तो उसको देखता है, और फिर वो देख के जो अंदर से उसकी भावनाएं निकलती हैं, जो बात निकलती है उसके प्रति कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो सही है वो होना चाहिए, जब वो लिखता है वो सच्चा साहित्य होता है। और आजकल के साहित्यकार बस टॉपिक दे दिया और उस पर कुछ भी लिख लिया, प्रमाण पत्र मिल गया, पैसे मिल गए, बस इसलिए। तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये साहित्य है कोई। बिल्कुल सही है। हम कभी-कभी मुझे कोई ऐसे ऑनलाइन जो मंच है उस पे कभी-कभी कुछ टॉपिक्स अच्छे लगते हैं तो मैं लिखती भी हूँ। लेकिन हम्म। मैं, लोग फिर सम्मान के लिए बोलते हैं मैं सम्मान नहीं मिला, मैं सम्मान नहीं, मैं कभी देखती ही नहीं पलट के कि मैंने लिख दिया उसको कहीं सेव कर लिया, खत्म। वो मिला नहीं मिला। कभी-कभी हमारे जो चाहने वाले हैं वो हमको सम्मान पत्र दे भी देते हैं तो मेरे पास इकट्ठा हो जाता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि लोग दिल से जुड़ो, साहित्य में दिल से जुड़ो, ना कि दिखावे के लिए जुड़ो। बिल्कुल अपने सही कहा। अपने अंदर की भावनाओं को उजागर करो। और सिर्फ नेम एंड फेम तो देखिए, जब आप कुछ लिखेंगे, सही दिशा देंगे तो देर सही, लेकिन आपका नेम फेम तो होगा ही। लेकिन हम यही कहेंगे चिराग बनो, ना कि वो जो चिमचिमाने वाले जो दीपक के आते जल। थोड़े देर जला उसके बाद खत्म हो गया, वो जो पटाखों में जलते हैं। हाँ, बिल्कुल पटाखों नेचुरल। छुरछुरियां वाले फुलझड़ी मत बनो, दिया बनो, टिमटिमाते रहो। नेचुरल, और लिखो भी तो नेचुरल लिखो। ये नहीं कि कोई दबाव में, या फिर कोई बिजनेस के लिए लिखवा रहा है, या फिर कोई लिखवा रहा है कि हाँ चलो ऐसा हो जाएगा। जो भी लिखो नेचुरल लिखो। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी, नवोदित साहित्यकारों के लिए आप कोई लेखन टिप्स देना चाहेंगी, जिससे वो अपने जो है लेखन को और तेजी से लिख सके। देखिए, लेखन तेजी से लिखे या ना लिखे, अच्छा लिखे। हम क्वांटिटी पे नहीं जाए, आप मात्रा पे मत जाइए, आप संख्या पे मत जाइए, आप उसके गुण पे जाइए, है ना। बिल्कुल। और गुण पे जाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे साहित्यकारों को पढ़ें। और जो आजकल बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ कि मंच पे गए, टॉपिक दिया, लोगों ने लिखा, फिर उसका पढ़ा, इधर उधर 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 कॉपी पेस्ट कर दे, ये बहुत होता है। तो और फिर नेम एंड फेम करने के लिए, हाँ फिर मैं उल्हाना कि हाँ सम्मान पत्र नहीं मिल रहा, सम्मान पत्र नहीं मिल रहा, ऐसा करना छोड़ दें। आप दिल से जुड़े, आप दिल से बिल्कुल। जुड़े, दिल से लिखें, और दिल से पढ़ें। आप थोड़ा पढ़े, थोड़ा लिखे, लेकिन जो लिखे तो लिखे, शानदार लिखे। अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए कि जो मैंने लिखा है वो अच्छा लिखा है, कहीं नहीं, मेरा ओरिजिनल है, जैसा भी है। अगर किसी को पसंद आए ना आए, मेरा है, ये आप विश्वास होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जो है अपनी बात, जैसे अभी आपने कहा ना कि हम, एक होता है कि आत्मविश्वास होता है कि मैंने लिखा है और ये अच्छा है तो अच्छा है, कोई कुछ भी कह दे बस ये मैंने मान लिया अच्छा है। और एक होता है कुछ लोग अपनी बात को इस तरह ही मनवाने के लिए कहते हैं ना कि शायद मेरा अच्छा नहीं है, इसीलिए आपने जो है प्रमाण पत्र नहीं दिया या सम्मिलित नहीं किया। तो वो वाली बात छोड़ के आपकी जो बात अभी कही है आपने कि आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैंने लिखा है। लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगी कि प्रमाण पत्र हम्म। को जो देने वाला है वो भी एक इंसान है। हो सकता है बिल्कुल। उसके नजरिया में आप नहीं फिट हो, लेकिन हो सकता है कि किसी और का नजरिया में बहुत फिट है, तो आप प्रमाण पत्र पे क्यों चाहते हो, तो क्या हुआ। भाई नहीं मिला तो हम और अच्छा लिखेंगे, लेकिन क्योंकि वो जो चूज कर रहा है, जो चुनाव कर रहा है, जरूरी थोड़ी ना कि वो हमारे उस लेवल को समझ पाए, वो हमारी सुपरामेंटल लेवल की बातें या उसका मानसिक विकास इतनी ऊंचाई तक वो छू पाए। हो सकता है वो सही बात। सतही स्तर पे हो,
और हो सकता है कि वो इधर उधर के लिए जो ठीक लगा सतही स्तर पे हो, वो उसने चून कर लिया। जो गहराई में है उसके अंदर वो जा ही ना पा रहा हो, उसका मानसिक स्तर ही ना हो, उसका बौद्धिक स्तर ही उतना ना हो, तो हम क्यों इन सब चक्कर में पड़े। हमें सही तो, बात है। और हम यहाँ पे खुशी के लिए लिख रहे हैं, हम यहाँ पे अपने लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे हम दिखाने के लिए थोड़ी ना लिख रहे हैं कि हमें बहुत दिखाएं, सुंदर। लोग दुनिया जाने। नहीं, ऐसा ऐसा ऐसे लिए नहीं, नेम एंड फेम के लिए नहीं। नेम एंड फेम तो जब आप जुड़ेंगे तो आएगा ही। बहुत अच्छी सीख ये दी है आपने और ये सही बात है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आपकी पहली प्रकाशित पुस्तक कौन सी है? इस पुस्तक का नाम है प्यार की 7 कविताएं हैं। ये काव्य संकलन है, बदलती दुनिया में है। फिर मेरी कविता है, आज जैसा है न वैसा कल होगा, क्या पता कल नया क्या होगा। दुनिया बदलती रहती पल पल, न वो अमर थे न कोई और अमर होगा। परिवर्तन प्रति का काम है अगर, परिवर्तन प्रकृति का काम है अगर, तो जीवन में कभी दिन तो कभी रात होगा। क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति है, परिवर्तन ही इस धरा पे ये बोलते हैं ना मृत्यु लोक है, हर चीज परिवर्तित हो जाती है। तो जिंदगी में कभी उदासी आए, कभी परेशानियां आए, कभी खुशियां आए, तो क्यों उस पे वो करना। ये तो मान के चलो कि जीवन में कभी दिन होगा तो कभी रात होगा। जिंदगी में आती है बसंत बहार अगर, तो सावन और पतझड़ भी जरूर होगा। भाई, एक दिन आता है तो रात भी होगी ना। तो बिल्कुल, उसी पर बिल्कुल। लिखा है, जिंदगी में आती है बसंत बहार अगर, तो सावन और पतझड़ भी जरूर होगा। ना तुम कुछ बदल सकते हो ना हम, सूर्य डूबा है तो उदय भी जरूर होगा। सही कहा, बिल्कुल। चेहरे बदलते हैं यहाँ आईना भी झुठलाते हैं। इस बदलती दुनिया में कभी वह दोस्त तो कभी दुश्मन होगा। बदलते हैं लोग, होते हैं इम्तिहान रोज, प्यार से गले लगाने वाले कभी गला भी दबाएंगे। स्वार्थी संसार में वो ना तो मैं तेरा ना मेरा होगा। जिंदगी का सफर जो बाकी है अभी अर्चना, इस पल में, इस पल से मैं तेरा हुआ या खुदा। जिस जहाँ रूह ये सांसें तो अब तेरा होगा, सिर्फ खुदा तेरा होगा। वाह! और प्यार के बहुत। ऊपर भी एक लिखा था जो मैंने पहला ही उसने पेज में मैंने डाला था। दुनिया हुँ, का एक बहुत प्यारा शब्द है प्यार। हुँ, हुँ। दुनिया का एक बहुत प्यारा शब्द है प्यार, फिर दुनिया में इसको लेकर क्यों है तकरार। सही बात है। क्यों ना हम सब मिलकर रहे इस गुलिस्तान में, यही तो हमारा सुंदर संसार है। क्योंकि देखिए, बस हम सब हम अपने, आजकल देख लो अपने सनातन संस्कृति, हमारा देश ऐसा वैसा, बहुत बड़े बड़े लोग बोलते हैं, लेकिन हुँ, वास्तव हुँ। में उसके जो गूढ़ है, जो उसका मूल है, उस पर कोई नहीं जा रहा है। अगर हम सही श्री बात राम के है। बारे में बातें करते हैं, तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। श्री राम श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के लिए आज हम राजनीतिक वातावरण में कैसा माहौल उत्पन्न कर रहे हैं। क्या हम रामराज वास्तव में ला रहे हैं? नए नए सही बात है। बच्चे क्या, वो श्री जय श्री राम तो बोल रहे हैं, क्या उनके अंदर वो भावनाएं हैं? हमें अपने भावनाओं से, अपने कर्मों से हमें अपने श्री राम जी के बारे में बताना है, ना कि बस जय श्री राम और इस तरह के उन्माद भरे शब्दों का घोतक ही जय श्री राम नहीं। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या है, उसकी समझ नहीं है लोगों में, है ना। लेकिन हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अगर वो समझ आ जाए तो हम बांटना बंद कर देंगे। इसलिए साथियों, दिलों से हर भेदभाव बुलाते हैं, धरा पर बटी हर लकीर मिटाते हैं। ये तो हमारे श्री राम चाहते थे। सही प्रेम बात। प्रेम प्यार की एक लौ जलाकर, यही पर ही हम सुंदर संसार बसाते हैं। यही तो रामराज की हुँ, बातें हैं। बहुत बढ़िया लिखा है आपने और आपने जो शिक्षा दी है ना, वो सच में बहुत अच्छी दी है कि ये जो राम, राम हम करते हैं ना, ये अगर मन से निकले मतलब जिसका नाम ले रहे हैं उसके गुण नहीं है, बस उसका नाम ही ले रहे हैं। बिल्कुल, और हमें, हमारे एज ए साहित्यकार है, निवेदन है सबसे कि हम लोगों में गुण लाएं, हम उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को, उनके जो संस्कार थे, जो उन्होंने पूरी जिंदगी जिया है, उसको उसको हम लोग समझें, उसको आप समझाएं अपनी पीढ़ियों को। अच्छा, अब मैं ये आपसे बहुत जानना चाह रही थी मैं जी, आपसे जानना चाह रही थी कि आपके अनुसार जो है एक लेखक के लिए दूसरे लेखक की रचना पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है। हम अगर बहुत प्रसिद्ध हो गए, तो हमारा काम बनता है कि जो अगर इस दिशा में आ रहा है उसको भी प्रेरित करें, उसको प्रोत्साहन करें। उसकी रचनाओं में जो कमियां हैं, उसकी या उसकी जो अच्छाइयां हैं, उसकी सही समीक्षा करके उसको आगे बढ़ाने के में हम योगदान करें। बिल्कुल सही कहा आपने। जो है
कुछ लोग होते हैं ना कि हम फेमस हो गए हैं तो हम दूसरे की नहीं पढ़ेंगे, या फिर ऐसी छोटे लोगों की नहीं पढ़ेंगे, नहीं ये भी एक भावना आ नहीं, जाती है। घमंड नहीं होना चाहिए, ऐसा घमंड हम्म, नहीं होना चाहिए। अगर अगर वो के अंदर ये चीज आ गई है, ये घमंड आ गया है, तो फिर वो साहित्यकार कहाँ रहे। बिल्कुल डाउन टू अर्थ होना चाहिए एक साहित्यकार को भी। इंसान जहाँ घमंड आता है वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। और पहले गुरु को आज हम करते प्रथम प्रणाम, माता पिता की छाव में जाना जीवन धाम। पहले गुरु को आज हम करते प्रथम प्रणाम, माता पिता के छाव में जाना जीवन धाम। और दूसरा दोहा सुना देती हूँ, क्योंकि इस समय दोहे वाली बुक्स आ गई मेरे पास। अ, जीवन सुंदर गीत है, जीवन सुंदर गीत है, मिलता जब मनमीत, साथ मोड़ हर वो चले, लेते सुख दिख जीत। जीवन सुंदर गीत है, जीवन में हर तरह का बजता है संगीत, सात स्वरों के साथ में गा लो अपने गीत। जीवन सतरंग से सजा, सात स्वरों का मेल, ईश्वर हाथों डोर है, जीवन खेले खेल। विभिन्न भावों से सजा जीवन सुर संगीत, जिसने सीखा संतुलन गाता सुंदर गीत। जन्म मृत्यु के बीच में आते ढेर पड़ाव, यात्रा माया मोह की रखना नहीं लगा। और इसी तरह जो श्री माँ के बारे में मैंने लिखा था, हाँ हाँ, बड़ा अच्छा सुनाया आपने। सुन लो श्री माँ वंदना, माँ के ऊपर सुन लो श्री माँ वंदना, आई तेरे द्वार, दिव्य प्रेम आनंद से सजा आज दरबार। तेरा मोहित रूप है करती जब मैं ध्यान, तेरे आंचल में मिले दिव्य मान सम्मान। वंदन माता की करूं, चरण कमल हो शीस, सेवक बन सेवा करूं, रक्षा कर रजनी। हर पल की या जिंदगी अर्पण करूं सदैव, श्री माँ घट घट वासुनी, कण कण में वसुदेव। रोम रोम सच्चा रहे, दिल से करे पुकार, हर पल श्री माँ साथ हो, बरसे उनका प्यार, बरसे उनका प्यार। जी। बहुत खूब, बहुत बढ़िया गाया आपने। आपकी आवाज़ बहुत मधुर है और जो गाती हैं उसमें तो और ही मज़ा आ जाता है। एक अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपको हमारे श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच से जुड़ के कैसा लग रहा है? हाँ, शानदार। दिव्यांजलि, आपसे मुलाकात हुई, आप जैसे व्यक्तित्व से मिली, और भी इस मंच के माध्यम से हमें और भी लोग मिलेंगे। इस प्रभु श्री राम की सेवा करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। तो क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं, बस एक शब्द है, वाह। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका भी जो है बहुत शुक्रिया जो आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपकी बातें बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक और रोचक थी। तो अर्चना जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप अब अलविदा चाहेंगे आपसे। जय श्री राम। जय श्री राम।